मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं ईएम वेव्स की। अभी तक हमने ईएम वेव्स का बेसिक पढ़ लिया था, जिसमें हमने 4 इक्वेशंस मैक्सवेल की पढ़ी थी। उसके बाद हमने ईएम वेव का नेचर देखा कि भाई कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे सुपरपोजिशन होता है, इसमें कौन-कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वेलोसिटी, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये सारी बातें हमने अभी तक करी थी। आज हम बात करेंगे इसकी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कितनी एनर्जी अपने साथ कैरी करती हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली वेव्स हैं, एनर्जी इनके पास रहती है। जैसे लाइट आपके पास आ रही है, लाइट का आप एक वेव मानते हैं, वैसे ड्यूअल नेचर होता है लेकिन एक वेव की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, एक्स वेव्स, जो भी सारी वेव्स हैं अपने साथ एनर्जी लेके चलती हैं, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इनकी एनर्जी होती कितनी है, इस बारे में हम आज बात करें। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट दो करंट से मिली हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी होती है और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की भी अपनी एक एनर्जी होती है। क्लियर है यहाँ तक? वो एनर्जी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है तो वो अपनी एनर्जी लेके चलता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी भी अपनी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? याद करो, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको एनर्जी डेंसिटी कहते थे, कितनी होती थी? एनर्जी डेंसिटी, या जिसे कहा जाता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होता था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है। ऐसे ही हमने इसकी भी बात की थी, सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया था? कितना आया था? अगर मैं इसको लिखता हूँ, लेट्स से दिस इज UE, U इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे UB, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। दिस वाज V स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये आपके पास आया था। रिमेंबर, एनर्जी डेंसिटी हमने दोनों की ये लिखी थी। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पे रिलेशन इनका यूज करूं, जो हमने बात करी थी पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन था, हमने क्या बोला था? C इक्वल टू E बाई बी, ये रिलेशन हमने बोला था। अगर मैं यहाँ से B को रिप्लेस करता हूँ तो मैं लिखूंगा E बाई सी के बराबर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ और हमें ये भी पता है कि C किसके बराबर होता है? 1 बाई रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के, है ना? तो मैं यहाँ से B को पुट करता हूँ, B इक्वल टू E इंटू रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये मैं पुट कर सकता हूँ। पक्की बात। इसको मैं यूबी में पुट करता हूँ तो यूबी देखो क्या मिलता है। यूबी आपको मिलेगा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट है, बी की जगह डालूंगा तो ई स्क्वायर इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट। क्या आया ध्यान से देखो तो आ रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अरे तो सेम आ गया। जो एनर्जी आपने अभी यूई लिखा था, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ये रिलेशन यूज करने के बाद मुझे मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम एनर्जी मिल गई, सेम एनर्जी डेंसिटी मिल गई। इसका मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, वो दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर एनर्जी शेयर करते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ये बात यहाँ से हमें समझ में आ रही है। क्लियर है बात? तो इस बात को लिख लेते हैं जल्दी से। फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, the instantaneous energy density, the instantaneous energy density associated with magnetic field equals the instantaneous energy density associated with
associated with इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ गई आपको? जितनी एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में होगी उतनी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगी किसी भी समय पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। दोनों बराबर एनर्जी इसमें शेयर करते हैं इन अ गिवन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात है। क्लियर बात यहाँ तक? पक्का? सेकंड पॉइंट अगर एनर्जी का देखें तो हम बोल सकते हैं कि अगर टोटल इंस्टेंटेनियस एनर्जी मुझे निकालनी है इसमें, तो टोटल क्या लिखूंगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है और जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है वो लिखा जाएगा। तो टोटल इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी अगर लिखें, टोटल इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी अगर इस बारे में बात की जाए तो क्या लिखा जाएगा? ये हो जाएगा U इक्वल टू UE प्लस UB, जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में है प्लस जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में है, क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स मिलकर टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। तो इसको लिखा जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो क्या हो सकता है कि ये या तो 2 टाइम्स UE लिख दो या 2 टाइम्स UB लिख दो, क्योंकि दोनों इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया था ये। और अगर ऐसा है तो टोटल एनर्जी लिखी जा सकती है एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या फिर V स्क्वायर बाय म्यू नॉट के बराबर, 2 टाइम्स UE या 2 टाइम्स UB के बराबर। क्लियर? दोनों के हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स करोगे तो ये आपकी टोटल इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। क्लियर है बात? अब ये तो होगी इंस्टेंटेनियस एनर्जी। अगर मुझे एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? E और B की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अपने को पता है भाई E जो आप लिखते हो, E कैसे लिखते हो? E मैक्स cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx, ये लिखते हो, या kx माइनस ओमेगा t अपन लिखते हैं, cos ऑफ kx माइनस ओमेगा t। ऐसे ही B जब आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं B मैक्स cos ऑफ kx माइनस ओमेगा t। ये हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं, लास्ट टाइम हमने ऐसी इक्वेशन लिखी थी। अब अगर मुझे इनकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो याद करो एवरेज में हमने क्या किया था? इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर करके, याद है एवरेज कैसे निकाला था? किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रल y स्क्वायर dx बाय इंटीग्रल dx, ऐसे उसका एवरेज निकाल देते, है ना? तो जब एवरेज निकालेंगे तो यहाँ cos स्क्वायर की टर्म्स बनेंगी। जब cos स्क्वायर की टर्म्स बन रही हैं तो एवरेज ऑफ cos स्क्वायर या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन या cos का अगर आप स्क्वायर करके एवरेज करते हो, हमने रूट आरएमएस स्पीड जब निकाली थी या एसी में जब हमने आरएमएस करंट पढ़ा था तो हमने बात करी थी इस बारे में कि जब आप साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, cos स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो आती है हाफ के बराबर। किसके बराबर आती है? हाफ के बराबर। तो यही बात अपन यहाँ भी यूज कर सकते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स हैं, एनर्जी डेंसिटी टर्म्स इन्वॉल्व्स स्क्वायर ऑफ E and B इक्वेशंस, मतलब cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t, ये आएगा। और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है हाफ के बराबर। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि अगर आप टोटल एनर्जी डेंसिटी का एवरेज निकालना चाहते हैं, U एवरेज, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एवरेज, ऐसा ये लिख सकते हैं। तो E स्क्वायर का एवरेज होता है हाफ ऑफ E मैक्स, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E मैक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आएंगी। क्लियर? ऐसे ही अगर आप UB से लिखते तो भी आप लिख सकते थे, वो आता हाफ ऑफ या B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, उसको अपन लिखते हैं तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं B मैक्स स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। क्लियर? तो ये हो जाएंगी एवरेज वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो आपके पास यहाँ पे 2-3 टर्म्स आ गई हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। देखो अपन बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी की। अगर सिर्फ एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग होती है, मैग्नेटिक फील्ड की अलग होती है। वो दोनों हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है। यहाँ पे ये जो E और ये जो B है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, इसके हिसाब से इंस्टेंटेनियस एनर्जी अपने को मिल जाएगी। क्लियर है बात? अब इन दोनों को रिलेट करके हमने ये प्रूव किया कि भैया जो एनर्जी डेंसिटीज हैं वो दोनों की सेम है, UB इक्वल टू UE, ये हमने यहाँ से प्रूव किया, दोनों सेम एनर्जी शेयर करती हैं। ठीक है? अब
यहाँ से प्रूव करने के बाद हमने इनकी टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहा इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंट हमें मिला एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, मतलब ट्वाइस ऑफ यू बी और यू, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं बी और ई की। अब मुझे अगर इनकी एवरेज वैल्यू निकालनी है ओवर 1 साइकिल 2 साइकिल, ऐसा कोई भी साइकिल, क्योंकि कॉस स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, तो हाफ साइकिल लो या कंप्लीट साइकिल लो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसी बात हम कर चुके हैं ये ऑलरेडी। तो अब अगर इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज वैल्यूज जो आ रही हैं उनका फॉर्मूला आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स का स्क्वायर हाफ या बी मैक्स स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये है टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू, ध्यान रखिएगा, दिस इज एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है, ये है टोटल की एवरेज वैल्यू। क्लियर है बात? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते हैं तो यू ही आपको मिलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ ये ई की वैल्यू इंस्टेंटेनियस वाली वैल्यू है, जबकि आप टोटल का एवरेज जब निकालते हैं तो फॉर्मूला वैसा ही है, लेकिन ये ई मैक्स यहाँ पे है। बात ध्यान होनी चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो टोटल एनर्जी के अपन ने यहाँ पे टोटल एनर्जी डेंसिटी देख ली, एवरेज एनर्जी डेंसिटी अपन ने चेक कर ली। आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है, नाम आता है पॉइंटिंग वेक्टर नाम से। एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इसे डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब इसे कर सकते हैं, डिस्क्राइब्ड बाय अ वेक्टर, एस वेक्टर लिखा जाता है एस वेक्टर से, और इस वेक्टर को कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। डेफिनेशन है वो है एस वेक्टर इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट ई क्रॉस बी। सीधा सीधा याद करना है हमें, इनके डेरिवेशन पे नहीं जाना है। पॉइंटिंग वेक्टर इज डिफाइंड एज 1 बाय म्यू नॉट ई क्रॉस बी, ठीक है, 1 बाय म्यू नॉट ई क्रॉस बी। इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा ई बी बाय म्यू नॉट। अगर ई और बी क्योंकि 90 डिग्री पे होते हैं, हमें पता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और बी दोनों 90 पे होते हैं। अगर मैं इनका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डायग्राम अगर बना लूं तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अगर ऐसे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ये एक्स वाई जेड है। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ई बी, तो एस होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज द पॉइंटिंग वेक्टर। और यही क्या, यही डायरेक्शन वेव की प्रोपगेशन की भी डायरेक्शन थी। रिमेंबर, अगर E टुवर्ड्स y एक्सिस था, B टुवर्ड्स z एक्सिस था, तो वेलोसिटी टुवर्ड्स x एक्सिस थी। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ही होती है। मतलब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो c भी इसी डायरेक्शन में है और पॉइंटिंग वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है पॉइंटिंग वेक्टर का, वो रिप्रेजेंट करता है द रेट एट विच एनर्जी फ्लोज थ्रू अ यूनिट सरफेस एरिया। ये इसका मैग्नीट्यूड है, लिख लेते हैं इस बारे में। Its magnitude represents rate of energy flow per unit surface area। ठीक है, अच्छा, ये रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट सरफेस एरिया अगर बात करें तो व्हाट इज रेट ऑफ एनर्जी फ्लो? एनर्जी कितने टाइम में कितनी फ्लो हुई, ये रेट को क्या बोलते हैं? कैसी को पावर बोलते हैं। यस, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो इज नथिंग बट पावर। तो क्या मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं कि ये पावर पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट करता है? तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पावर पर यूनिट एरिया। क्लियर बात? तो पॉइंटिंग वेक्टर पावर पर यूनिट एरिया को या रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वेव एनर्जी कैरी कर रही है उस पे उसको डिफाइन करता है। क्लियर बात? पॉइंटिंग वेक्टर एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि एनर्जी और पावर से रिलेटेड है।
इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर ऐसा यूनिट इसकी देखें पॉइंटिंग वेक्टर की, तो ये हो जाएगी आपकी, देखिए रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है, मतलब जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया ये है, तो जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिखा हमने पावर पर यूनिट एरिया, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके, अब हमें पता है कि हमारे कंडीशन में जब हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉर अ प्लेन ईएम वेव, प्लेन ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम बोल सकते हैं E इज परपेंडिकुलर टू B, इसका मतलब E क्रॉस B जो आएगा, क्रॉस में साइन थीटा आता है, साइन 90 है, तो यहाँ पे E इंटू बी के बराबर हो जाएगा E क्रॉस B मैग्नीट्यूड में, अगर ऐसा बोले तो हम यहाँ से S जो पॉइंटिंग वेक्टर आप लिख रहे थे वो लिखा था EB बाय म्यू नॉट, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 बाय म्यू नॉट E क्रॉस B आपने लिखा था इसका, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो EB बाय म्यू नॉट लिखा जा सकता है। एंड व्हाट इज B, B इज नथिंग बट E बाय C, ऐसा, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर बाय C म्यू नॉट, ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है, पक्की बात। या फिर इससे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि अगर आप E को सब्स्टिट्यूट कर दो तो आप E की जगह लिखेंगे B इंटू सी, तो ये यहाँ आ जाएगा B स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसको C बाय म्यू नॉट कर लेते हैं इंटू B स्क्वायर, ऐसा लिख लो उसको। तो ये सारी वैल्यूज पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यूज हैं। तो जब भी आपसे पूछा गया कि बताइए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप सीधा सीधा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 बाई म्यू नॉट E क्रॉस B, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। वहां से आप E इंटू बी बाई म्यू नॉट, E और B का जो रिलेशन है C के साथ, वो यूज करके आप आराम से यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर के लिए ये सारे फॉर्मूलाज बनाए जा सकते हैं, सिंपल से अपने जो यूज किया है अपन ने E और B का रिलेशन उससे। ठीक है, 1 बाई म्यू नॉट E क्रॉस B इज डिफाइंड एज पॉइंटिंग वेक्टर, क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया या पावर पर यूनिट एरिया को, यूनिट्स इसकी जो पावर पर यूनिट एरिया है उसके हिसाब से है वॉट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो E क्रॉस B इक्वल टू EB हो गया है। एक रिलेशन जो B, E और C है वो यूज करके मैं सारे फॉर्मूलाज आराम से डिराइव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम एवरेज की बात करें इसकी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एस एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई हमें पता है E और B की एवरेज वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और E और B की एवरेज वैल्यू भी हम जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने बात करी थी हाफ लेके, फिर से क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर की टर्म्स बनेगी, E और B दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या E स्क्वायर है B स्क्वायर है, सब में कॉस स्क्वायर वाले टर्म बनने वाली हैं। तो अगर मैं एस एवरेज की बात करूँ तो एस एवरेज को क्या लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा हाफ ऑफ E मैक्स इंटू बी मैक्स बाई म्यू नॉट। बात क्लियर है, हाफ कहाँ से आया, कॉस स्क्वायर का एवरेज वाली वैल्यू, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है हाफ ऑफ E मैक्स का स्क्वायर बाई सी म्यू नॉट, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है C बाई 2 म्यू नॉट बी मैक्स का स्क्वायर। ये सारी बातें अपन यहाँ से आराम से सकते हैं, कोई इसमें खास बात नहीं है, पक्की बात। और ये जो एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर आपने निकाला है ओवर द साइकिल्स, इसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि इंटेंसिटी ऑफ वेव इज नथिंग बट एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर ओवर साइकिल, और वो आपको मिला इन सारे फॉर्मूला से, हाफ ऑफ बी मैक्स ई मैक्स बाय म्यू नॉट, या फिर हाफ ऑफ ई मैक्स स्क्वायर बाय सी म्यू नॉट, या फिर बी मैक्स स्क्वायर इनटू सी बाय 2 म्यू नॉट। ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं ये इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूलाज हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा इन सभी को भी। ठीक है, अब अगर मैं इनको रिलेट करूं, देखिए आपने अभी यू एवरेज निकाला था, है ना, आपने यू एवरेज कितना निकाला था, देखो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स का स्क्वायर या बी मैक्स स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। इसमें अगर ध्यान से देखो मैं सी को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे एस एवरेज की वैल्यूज मिल रही हैं, देखिए, है ना, अगर मैं सी मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ से एस एवरेज की वैल्यूज मिल जाएंगी, पक्की बात। तो बस यही हमें देखना था कि
मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इसको ऐसा कि इंटेंसिटी या जो एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर है इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ u एवरेज। ये भी आप इसको एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी आपने निकाली, टोटल एनर्जी डेंसिटी का अगर एवरेज है, उसमें आप अगर स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, तो लिख लीजिए द इंटेंसिटी ऑफ EM wave, electromagnetic wave, equals the average of equals the average density, एक एनर्जी डेंसिटी लिख लेते हैं, equals the average energy density multiplied by the speed of light। तो सारे फॉर्मूलाज आसान है, एक दूसरे से लिंक किए जा सकते हैं, सबको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें एक फॉर्मूला याद है तो हम इनको मिक्स करके कंबाइन करके ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप शुरू से आप इस देख लीजिए एक बार सारे फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हो जाएंगे। हमें सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से होती है। तो भाई दोनों के एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला में पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं सारी बातें। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड v स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है, तीसरी बात हमें जो याद रखना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा ये रिलेशन C इक्वल टू E बाई बी, इसे हमने यूज करना है। चौथा रिलेशन C इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये यूज करना है। अब इन सबको मिला के हमने टोटल एनर्जी डेंसिटी निकाली। उससे पहले हमें ये बात समझ में आई कि ये UB इक्वल टू UE है। क्लियर है, ये एक पांचवी बात है जो आपको याद रखनी है। अब आप आराम से सारी चीजें कर सकते हैं। टोटल आपसे अगर पूछा गया तो टोटल आप निकाल पाएंगे यहाँ से UE प्लस UB से, जिसको आप ट्वाइस भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप इसको एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। इनका एवरेज होता है हाफ ई मैक्स के स्क्वायर के बराबर, तो आपने हाफ के बराबर इसको एवरेज में लिया है। उसके बाद हमें एक फॉर्मूला ये पता है कि जो पॉइंटिंग फील्ड होता है, पॉइंटिंग वेक्टर होता है, उसका फॉर्मूला याद रखना है E क्रॉस B बाय म्यू नॉट। अगर इसका एवरेज वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो एवरेज वैल्यू फिर से ई बी बाय म्यू नॉट से हम निकाल सकते हैं। इनकी एवरेज होती है हाफ ऑफ ई मैक्स बी मैक्स। ऐसे यहाँ पे अगर निकालना है एवरेज तो ई मैक्स स्क्वायर बाय 2। ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए अगर ई का एवरेज, ई स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो ई मैक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी भी आप यहाँ से आराम से इसको लिख सकते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एस इज नथिंग बट इंटेंसिटी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलिए, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कि एस्टिमेट द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड of the electric and magnetic fields। okay, आपको E max और B max कैलकुलेट करने हैं। maximum magnitude of electric field and magnetic field of the light that is incident on this page, आपके सामने पेज है, because of the visible light coming from your desk lamp। जो आपके सामने एक लैंप रखा हुआ है, उससे जो लाइट आपके पेज पे गिर रही है, उस लाइट का आपको E max और B max एस्टिमेट करना है। और बोल रखा है आपको कि भाई treat the bulb as a point source of electromagnetic radiation, okay, that is about 5% efficiency in converting electrical energy to visible light। पहली बात तो बोला गया पॉइंट सोर्स की तरह उसको ट्रीट करना है। दूसरी बात आपसे बोली गई कि इसको 5% एफिशिएंसी आपको ट्रीट करनी है। 5% एफिशिएंसी मतलब 5% एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू विजिबल लाइट, ये आपको बोला गया। 5% एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल से विजिबल की तरफ। ठीक है, ये आपको बोला गया। जो बल्ब है वो आपको दे रखा है 60 वॉट का, ऐसा बल्ब दे रखा है आपको। और जो डिस्टेंस आपको दे रखी है बल्ब से पेज के डिस्टेंस, जिसको अपन आर लेते हैं, वो आपको दे रखी है लेट्स से 0.30 मीटर्स। ठीक, 30 सेंटीमीटर की वो डिस्टेंस है। ये आपको चीजें यहाँ पे गिवन है। अब कैसे इसको कैलकुलेट करें?
तो भाई हमें पता है कि एक पॉइंट सोर्स जब यहाँ रखा हुआ है तो इससे हर डायरेक्शन में ऐसी लाइट गिर रही है। अगर यहाँ पे एक पेज रखा हुआ है, मुझे इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी चाहिए, इस पॉइंट पे मुझे इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होती है? पावर बाई एरिया, ये होता है इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी इज पावर बाई एरिया। अब एरिया कौन सा एरिया कैलकुलेट करें? तो देखो, ये जो पावर बल्ब से या जो लाइट बल्ब से निकल रही है, क्या वो हर डायरेक्शन में जा रही है? पॉइंट सोर्स है मतलब हर डायरेक्शन में जाएंगी। जब हर डायरेक्शन में जाएंगी तो क्या एरिया भी हमें ऐसा लेना चाहिए जो हर डायरेक्शन में इसको कवर करता हो? यस। और ऐसा एरिया क्या हो सकता है? एक पॉइंट सोर्स के लिए चारों तरफ से क्लोज्ड एरिया इक्वल डिस्टेंस पे क्या बना सकते हो? क्या स्फीयर बना सकते हो? यस। एक स्फीयर में यहाँ बना सकते हैं जो इस पॉइंट सोर्स को सेंटर मान के बनाया गया है। उससे क्या होगा कि जितनी भी लाइट्स यहाँ पे गिर रही हैं, आप इसको स्फीयर मानना है, जैसा भी शेप बन गया, जितनी भी लाइट्स यहाँ पे गिर रही हैं सब इक्वल डिस्टेंस पे आके गिर रही हैं, ऐसा हिसाब हो रहा है। तो इंटेंसिटी इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे सेम होगी, ये बात हम समझ जाते हैं। इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है, इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी सारी आई के बराबर रहने वाली है। तो हम इंटेंसिटी जब निकालते हैं पॉइंट सोर्स से तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए ये वाला, कि एरिया जो लिया जाता है वो उस स्फीयर का एरिया लिया जाता है, क्योंकि जितनी भी लाइट यहाँ से निकली सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुई? इस पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी पावर यहाँ से निकली इस पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुई, और इसकी जो रेडियस है, जो आपको डिस्टेंस चाहिए, वो आपको आर दे रखा है। तो हम बोलेंगे पावर या इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी, पावर इसकी दे रखी है 60 वॉट, एक्चुअली नहीं, 60 वॉट तो बल्ब की रेटिंग है। एफिशिएंसी आपको दे रखी है इलेक्ट्रिकल से विजिबल में कन्वर्ट करने की, 5% ही विजिबल पावर यहाँ से आ रही है। तो हम बोलेंगे कि इसकी जो एक्चुअल पावर आएगी विजिबल वाली, वो कितनी आएगी? 5% ऑफ, तो 5/100 ऑफ 60, ये आएगी 3%, 3 वॉट के बराबर, ठीक है। 3 वॉट ही यहाँ पे एक्चुअली विजिबल में कन्वर्ट हो पा रही है। तो एक्चुअल पावर जो आपको मिल रही है वो है 3 वॉट बाई एरिया, अगर इसका देखें तो आएगा 4 पाई r स्क्वायर, आर आपको दे रखा है 0.30 का स्क्वायर। ये एक्चुअल इंटेंसिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। क्लियर है बात? ठीक है। अब इंटेंसिटी ठीक है, अपने को यहाँ से मिल गई, कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। अपने को निकालना है ई मैक्स और बी मैक्स। क्या अभी हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था? यस। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने इंटेंसिटी के लिए? इंटेंसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ ई मैक्स स्क्वायर बाय सी म्यू नॉट, यही पढ़ा था, इसको यूज कर लेते हैं जल्दी से। हाफ ऑफ ई मैक्स स्क्वायर बाय सी म्यू नॉट। यहां से आपको ई मैक्स निकालना है, क्या निकाल सकते हो? सारी वैल्यूज पता है। इंटेंसिटी आपको पता है, ये है 3/4 पाई इंटू 0.30 का स्क्वायर, दिस इज इंटेंसिटी। मल्टीप्लाइड बाय 2 इधर से आएगा, मल्टीप्लाइड बाय सी इधर से आएगा 3 × 10⁻8, मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट आएगा 4 पाई इंटू 10⁻7 इक्वल टू ई मैक्स का स्क्वायर। क्लियर है बात? यहाँ से ई मैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। 4 पाई कैंसिल हो रहे हैं, नीचे 0.30 का स्क्वायर करेंगे, ऊपर 3 बहुत सारे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। 10 की पावर में सारी चीजें चल रही हैं। फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ई मैक्स इक्वल टू 45 वोल्ट पर मीटर। ये आपको मिल गया ई मैक्स, एक आंसर मिल गया। अब आपको बी मैक्स भी निकालना है, पर हमें वैल्यू पता है, दोनों का रिलेशन पता है, सी इक्वल टू ई मैक्स बाई बी मैक्स होता है। तो अगर मुझे बी मैक्स कैलकुलेट करना है तो मैं निकाल सकता हूँ ई मैक्स बाई सी के बराबर। ई मैक्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 45, सी है 3 × 10⁻8, आंसर आएगा फाइनली आपके पास 1.5 × 10⁻7 टेस्ला। क्लियर है? तो क्वेश्चन बहुत आसान सा था। हमें ये बात समझनी होगी, यहाँ पे एक नई टर्म आपने सीखी है इंटेंसिटी वाली, ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ। जब भी आपको एक पॉइंट सोर्स से इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, तो पहली बात तो आपको पावर वो देखनी पड़ेगी कि सोर्स की पावर क्या है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी आपको गिवन है, तो सीधा इलेक्ट्रिकल पावर ना लेके हमें विजिबल लाइट की पावर देखनी पड़ेगी कि एक्चुअली लाइट कितनी प्रोड्यूस हो रही है वहां से। ठीक है, तो लाइट इसने 5% ही प्रोड्यूस करी, तो 5% के हिसाब से 3 वॉट पावर ही हमारे लिए यहाँ पे काम की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बन रही थी वो उस 3 वॉट पावर की ही बन रही थी। ये बात क्लियर है? तो 3 वॉट पावर हमने यूज किया। एंड इंटेंसिटी निकालने का तरीका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट सोर्स जब होता है उससे इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी है किसी डिस्टेंस पे, तो हम उस डिस्टेंस का या उस रेडियस का एक स्फीयर कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो जो लाइट निकल रही है पॉइंट सोर्स से वो हर तरफ निकलती है।
तो वो सारी की सारी उस पूरे एरिया पे जाके गिरेंगी। जब हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो वो पूरा एरिया हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो पावर पाई एरिया उस स्फीयर का, वहां से आपको मिली इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को आपने इक्वल किया जो अभी आपने फॉर्मूला निकाले थे उससे, ई मैक्स स्क्वायर बाई ये 2c म्यू नॉट से। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? पक्का? चलिए, तो आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्या इनके पास मोमेंटम होता है, क्या इनका ये जब टकराती हैं तो क्या ये कोई प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इस बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।